नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, तो अभी कम से कम 500 MCQ के क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी हम जो शुरुआत करते हैं वो भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी का जो पहला पार्ट है वो 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम कराएंगे। ऐसी हमारी सीरीज चालू रहेगी और कम से कम 500 MCQ क्वेश्चन कराने का पूरा टारगेट है पॉलिटी के। तो ऐसे ही जितने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है हमारा, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पॉलिटी का पहला MCQ होगा। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में से 50-50 क्वेश्चन को ऐसी ही श्रृंखला लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है एग्जाम नॉलेज। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ। जैसे कि 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। यानी कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि भारतीय का जो संविधान है उसके जनक किसको कहा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। यानी कि जो भारत का संविधान है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होते हैं। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कुल कितने भाग होते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, यानी कि टोटल जो संविधान में भाग होते हैं वो होते हैं 28, यानी कि डी आंसर इज राइट। संविधान सभा में कुल कितने 28 भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूछ रहा कि संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। यानी कि जो हमारा संविधान में वो मूल अधिकार कितने हैं। A 5, B 6, C 7, D 8। संविधान में कुल जो मूल अधिकार हैं वो टोटल हमारे हैं 6। यानी कि संविधान में मूल अधिकार हमारे जो हैं, अभी हम बताएंगे कि 6 जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। ये हम नेक्स्ट या इसी वीडियो में जो होगा वो हम आपको बताएंगे कि जो हमारे मूल अधिकार 6 हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, यानी कि संविधान में टोटल मूल अधिकार जो हमारे हैं वो हैं 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। यानी कि इक्वालिटी, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। जैसे कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि जो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 और 18, 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल आते हैं वो हमारे समानता यानी कि इक्वलिटी का अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी सांसद द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल यानी कि चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन सी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा, यानी कि जिनको जो निर्वाचक मंडल होते हैं जो ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, यही लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। जिसके पास जिस पार्टी के पास बहुमत होती है वो उस पार्टी का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल हो वो कितने वर्ष का होता है। जैसे कि ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन डी 7 वर्ष का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति का जो शासन होता है वो 5 साल तक होता है। क्या राष्ट्रपति का शासनकाल बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति अगर पुनः निर्वाचन होता है तो वो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए फिर बढ़ जाता है अगर पुनः निर्वाचन में वो दोबारा जीत हासिल करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 5 साल का होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी कि जो राज्य होता है वो जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, जो संविधान के अधीन होता है उसका जो प्रमुख होता है राज्य का वो कौन होता है। जैसे कि ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ये संविधान के अधीन होता है। ठीक है, ये संविधान के अधीन होता है और ये राज्य का प्रमुख होता है और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखो अभी हम जो बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा निर्वाचित होता है, तो वो होता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्य का राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन सी राज्यपाल करता है। ठीक है, अब सांसद के कितने सदन होते हैं, तो सांसद के 2 सदन होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये सांसद के 2 सदन होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 5 साल तक। 5 साल तक लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल। 5 साल के बाद लोकसभा विघटन हो जाता है, फिर दोबारा जब नई जब निर्वाचित जो सदस्य आते हैं तो उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद फिर वो लोकसभा पुनः निर्वाचित होती है। निर्वाचित होने फिर वो लोकसभा 5 साल के लिए। क्या लोकसभा बीच में भी विघटन हो सकता है? तो लोकसभा 5 साल के लिए एक निर्धारित टाइम तो होता है, लेकिन लोकसभा कभी भी विघटित, यानी कि कभी भी लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है,
ठीक है, वो कभी भी मतलब उसके खिलाफ रिट दायर करके कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी कि 5 साल के पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 13 में जो पूछ रहा राज्यसभा का स्थायी सदन, स्थायी सदन इसका क्या अर्थ है। ठीक है, राज्यसभा का जो स्थायी सदन है इसका क्या अर्थ है। राज्यसभा यानी कि जो कभी भंग नहीं होती, ऑप्शन है जो कभी भंग नहीं होती, ऑप्शन बी हर 5 साल में भंग हो जाती, ऑप्शन सी हर साल भंग होती है, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति भंग करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि ए। जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा भंग किया जा सकता है 5 साल के पहले भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जो एक भारत का वर्तमान संविधान है उसमें कुल कितनी सूचियां हैं, जैसे कि ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। ठीक है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो संविधान में जो टोटल अनुसूचियां हैं वो हैं 12 अनुसूचियां, यानी कि संविधान में जो टोटल अनुसूचियां हैं वो हैं 12 अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए किए गए हैं, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं। हमारा जो एक टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, उसमें जब आप पढ़ेंगे विस्तार से देखेंगे तो जो उसके नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी और देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं किस देश से लिए गए हैं। तो ये जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं वो किस देश के हैं, वो हैं आयरलैंड के, यानी कि आयरलैंड के जो संविधान उससे ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तब अपने भारतीय संविधान में ये जोड़े गए हैं। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, जैसे कि 24वां ऑप्शन है 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 51। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि 42वां। हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे हमारे संविधान में वो संशोधन करके यानी कि 42 यानी कि 42वां जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था, यानी कि भारत को जो धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया था वो किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए प्रारंभ से था, ऑप्शन बी 42वें संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था, ये ऑप्शन सी यानी कि 44वें संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था, यह ऑप्शन डी 52 संशोधन के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि जो 42 संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया था, यानी कि ये जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपातकाल। ठीक है, आपातकाल क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। ये आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आपातकाल की जो घोषणा है हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, तो आपातकाल घोषित हुआ था। ठीक है, तो ये आपातकाल की घोषणा कौन करता है। ठीक, आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सांसद। ठीक, आपातकाल की जो घोषणा है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आपातकाल की जो घोषणा करता है वो करता है राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा हुई थी।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है, यानी कि जो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो कितने वर्ष में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। जो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो होता है 5 साल में, यानी कि सी इज राइट आंसर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में होता रहता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। इसका जो सही आंसर होगा हम बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है वो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की उपलब्धि में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, यानी कि वो है दिल्ली में। इसका जो सही आंसर होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, वो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, ये एकदम श्रृंखला टू श्रृंखला क्वेश्चन बनाया है, यानी कि अप डाउन, जैसे ऊपर से चीज़ें चली आ रही हैं, नीचे श्रृंखला धीरे धीरे डाउन होते हुए, तो उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को एकदम वैसे ही बनाया है कि अभी हम यहाँ पे वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को वो जो नियुक्त करता है वो होता है राष्ट्रपति। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। देखना, नीचे से श्रृंखला, ऊपर से श्रृंखला नीचे को डाउन होती हुई आ रही। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई थी। देखिए, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई थी, वो हुई थी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 73। जो पंचायत राज व्यवस्था जो लागू हुई थी वो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो पूछ रहा है कि नगर निकाय से संबंधित संशोधन कौन सा है। जो नगर निकाय से संबंधित संशोधन कौन सा है। नगर निकाय से संबंधित संशोधन कौन सा है, यानी कि ऑप्शन जो 24 है वो होगा सी, यानी कि 74वां जो संशोधन हुआ था उसमें नगर निकाय को संशोधित करके 73वां संविधान संशोधन करके नगर निकाय को जोड़ा गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रपति वो थे सी, ऑप्शन इज सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पहला प्रधानमंत्री कौन था। पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। जो संविधान संशोधन किया जाता है वो 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, यानी कि संविधान संशोधन की जो एक प्रक्रिया है वो 368 यानी कि अनुच्छेद नंबर 368 के द्वारा संविधान को संशोधित किया जा सकता है। अब
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, जो संघ सूची होती है वो जो संघ सूची होती है वो जहाँ पे जो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है वो जैसे दिल्ली जैसे राज्य होते हैं वहाँ पे ये संघ सूची लागू होती है। राज्य सूची जो डिपेंडेंट राज्य होते हैं, यानी कि वो किसी के अधीन नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं वो राज्य संघ सूची में आते हैं। जो राज्य सूची सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते हैं वहाँ पे राज्य सूची है। और जो समवर्ती सूची हैं वो संघ सूची और राज्य सूची दोनों से अपना संबंध रखती हैं, ठीक है। जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है। भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वो है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज का दे रखा है कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी लैंग्वेज है, यानी कौन कौन सी भाषा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, तो वो है बी, यानी कि 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। जो भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, वो लगता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के। जब 356 किसी राज्य में लागू होता है तो वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है, यानी कि वो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 अनुच्छेद में है। और जो भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के अधीन लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यानी 33 है जो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी वित्तीय आपातकाल 300 अनुच्छेद नंबर 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है। उसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, वो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ऑप्शन सी। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो जो जनता द्वारा जो निर्वाचित सांसद जो जाते हैं वो उन्हीं सांसदों के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं।
अब हम बात करते हैं भारत में एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता यह किस देश से ली गई है? यानी कि जो भारत में एक सिंगल नागरिकता है, हमारे देश में एक ही नागरिकता चलती है। ये नहीं कि अगर हम यूपी से हैं तो हमारी यूपी की नागरिकता अलग रहेगी और हम अगर किसी और राज्य में जाके बसते हैं तो वहाँ की नागरिकता हमें लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं। हमारे वहाँ देश में सिर्फ एक नागरिकता ही चलती है। एक नागरिकता से हम अपने पूरे भारत देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई वही तो ये जो संविधान में ये जो एकल नागरिकता जोड़ी गई थी, ये किस देश से, यानी ये किस देश से ली गई थी? ये जो एकल नागरिकता है ये ली गई थी ब्रिटेन से। ठीक है। अब अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे डबल नागरिकता चलती है। यानी कि आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में रहेंगे तो जिस राज्य में रहेंगे वहाँ की नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। फिर जहाँ आप उसी अमेरिका में किसी और राज्य में जाके जब बसते हैं तो वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। आप एक ही नागरिकता से आप पूरे भारत देश में कहीं भी आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं आसानी से। बताना चाहूँगा, लाइट चली गई तो यानी कि एकल जो नागरिकता वो किस देश से ली गई थी? वो ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा वो किस देश से ली गई थी? वो ली गई थी जैसे कि ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। ठीक। इसकी जो पुनरावलोकन वो किस देश से ली गई थी? वो ली गई थी ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका से ली गई थी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? जैसे कि ऑप्शन ए माउंट बेटन योजना के अंतर्गत, बी क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत, डी साइमन कमीशन योजना के अंतर्गत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन की योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन सही है या गलत है? हमारा जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा सही, यानी कि ये सही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये एक लिखित संविधान है। ठीक है, ये सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी रिट दायर की जाती? अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कौन सी रिट दायर की जाती है? जैसे कि बंदी, प्रतीक्षाकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ये तीनों ही रिट दायर किए जाते हैं जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई ना। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श होते हैं? जो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितने आदर्श होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि उसमें पांच उद्देशिका हैं जो संविधान के आदर्श को दर्शाती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? भारत का जो संविधान है वो किस भाषा में लिखा गया है? वो है ऑप्शन बी, जो हमारा जो भारत का संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी में लिखा है, संस्कृत में तो नहीं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में कन्फ्यूजन होगी। लेकिन ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ग्राम सभा का उल्लेख किस संशोधन में है, यानी ग्राम सभा का जो उल्लेख है वो किस संशोधन में किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन बी। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ग्राम सभा का भी उल्लेख किया गया था, तो ग्राम सभा का उल्लेख करके 73वें संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है, 46, यानी कि संविधान। संविधान से ही सारे कानून बनते हैं और वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। तो भारत का सर्वोच्च कानून है वो है संविधान। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, 47। संविधान का जो संरक्षक है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान का संरक्षक है, संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय ही संरक्षण, अगर संविधान के खिलाफ कोई काम होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस पे आपत्ति जताता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संघीय ढांचा किस पर आधारित है, यानी कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी अर्धसंघात्मक, ऑप्शन डी केंद्रीकृत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि अर्धसंघात्मक। जो भारतीय संघीय ढांचा है वो अर्धसंघात्मक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में चुनाव कौन कराता है। भारत में चुनाव कौन कराता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। भारत का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग कराता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो स्टेट का हो, जो भी चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग ही भारत में चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्या है। चुनाव आयोग ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी वैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी गैर संवैधानिक है, ऑप्शन डी निजी संस्था है। यानी कि जो चुनाव आयोग है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये संविधान के अधीन होता है। चुनाव आयोग जो संविधान में जो इसकी प्रक्रिया है उसी के अधीन चुनाव आयोग काम करता है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसके आधारित पर चुनाव आयोग काम करता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे जो 50 क्वेश्चन थे ये फाइनली कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और कमेंट जरूर करिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एग्जाम नॉलेज, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए एग्जाम नॉलेज के नाम से। जो भी PDF होगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि इसका जो पार्ट 2 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में जो श्रृंखला तैयार करके लाएंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।